हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। इसके पहले हम लोग ने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करी है जो कि बेस्ड थे हमारे वर्क एनर्जी एंड पावर की थ्योरी पर, जिसको कि हम लोग ने उसके पहले पढ़ा था। तो आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस डेक को प्रिपेयर करने के लिए कुछ इमेजेस का यूज किया है और उन इमेजेस के लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, इस क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा इसके की पॉइंट और जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे आपको हिंट दूंगा। फिर 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर जाकर मैं इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। तो देखिए, ये क्या कह रहा है कि 1.5 केजी ब्लॉक, एक 1.5 केजी ब्लॉक है जो इनिशियली रेस्ट पर है। फिर ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर क्या किया, ऐसा किया, उस पे एक फोर्स लगा। जो फोर्स दिया हुआ है, अ फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूटन, जहां पर जो x है वो मीटर्स पर है। जो इसकी इनिशियल पोजीशन है वो ब्लॉक की दे रखी है, x इक्वल टू 0 है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2.0 मीटर्स। ऑप्शन है आपके पास ए 6.67 जूल्स, बी 5.33 जूल्स, सी 8.67 जूल्स और डी 2.44 जूल्स। तो यहाँ पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो आप इसको सॉल्व करिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कि कैसे इसको हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमें यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब ब्लॉक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2.0 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ है और हमें फोर्स इतना दे रखा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ब्लॉक। यानी कि जो भी काइनेटिक एनर्जी पे इस पे चेंज आता है वो इस पे किए गए वर्क के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट अ डिस्टेंस x इज, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि k इज इक्वल टू 0 टू x f dx, जहां पर जो f है वो है इस तरीके से गिवन हमें फोर्स, जो कि है फंक्शन ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये f इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आई दे रखा है, यानी कि x डायरेक्शन पर ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। आई कैप दे रखा है यहाँ पर, तो ये हमारा x डायरेक्शन पर ही अप्लाई हो रहा है। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन पर ही कर रहे हैं, जिससे कि ये हमारा सिंपल f dx बन जाएगा। तो f की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो गया dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। और इस पे जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने से x इक्वल टू 0, पहले तो x इक्वल टू x पुट करेंगे, उसके बाद x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 वाले तो टर्म 0 हो जाएंगे और ये x इक्वल टू x वाले टर्म ये बच गए। अब काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम होने के लिए ये जो फंक्शन हमारा निकल कर आया है, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है 0 टू x। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ds और बराबर कर देंगे 0 के। तो जब इसको हम लोग ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट होकर तो 1 हो जाएगा। तो 4 माइनस और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x क्यूब स्क्वायर और नीचे पहले से ही 3 मौजूद है, तो इस वजह से सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने 0 के बराबर पुट किया, जिससे कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर्स निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये जो निकल कर आया है ये वो पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम x की ये वैल्यू पुट करके
इस फंक्शन में, काइनेटिक एनर्जी की इस फंक्शन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो बस ये जो इक्वेशन थी हमारी कि x इज इक्वल टू +2 हमने माना, और इस x इक्वल टू +2 पर जो d2k बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है, यानी कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू 2 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू +2 मीटर्स। तो k मैक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब बाई 3, यानी कि ये बन जाएगा 8, और ये कुछ हमारा निकल कर आएगा 8/3, जिससे कि जब इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5.33 जूल्स। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। A block of mass m moving on a frictionless horizontal surface, मास दे रखा है एक ब्लॉक का, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे मूव कर रहा है, collides with a spring of spring constant k and compresses it by length l. The maximum momentum of the block after collision is. तो यहाँ पर अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कोलिजन वाला है। एक ब्लॉक अगर कुछ मास का है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो एक स्प्रिंग से कोलाइड करता है, तो उस पे जो कंप्रेशन आया है वो एल लेंथ का आया है, तो मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा ब्लॉक का आफ्टर कोलिजन। ऑप्शन है आपके पास ए एल अंडर रूट एम के, बी के एल स्क्वायर बाई 2m, सी 0, डी है एम एल स्क्वायर बाई के। तो अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए क्या है इस पे कि अकॉर्डिंग टू जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये आया होगा या इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस स्प्रिंग में। तो हाफ के एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से हाफ कैंसिल, यहां से के एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एम। अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिससे कि एम वी स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं कि ये पी के बराबर हो गया, यानी कि मोमेंटम के। तो ये एम आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई पे, तो बन जाएगा एम के एल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि पी इज इक्वल टू एल अंडर रूट एम के। तो ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आंसर जो ए वाला है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें मैक्सिमम मोमेंटम बताना था ब्लॉक का आफ्टर कोलिजन। तो ये इस कंप्रेस्ड लेंथ, मास और स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स पे निकल कर आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A cyclist rides up a hill with a constant velocity. Determine the power developed by cyclists if the length of the connecting rod of the pedal is r is equal to 25 centimeter. The time of revolution of the rod is t equal to 2 seconds. And the mean force exerted by his foot on the pedal is F is equal to 15 Newton. ऑप्शन है हमारे A 115.6 watt, B 215.6 watt, C 15.6 watt या D 11.56 watt। एक्चुअली मतलब इसको अगर पढ़ेंगे तो 115.6 watt और 215 फिर 15.6 और 11.56 watt करके ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो मैं आपको अब 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो एक साइक्लिस्ट है जो एक हिल पे ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें बताना है कि पावर कितना डेवलप हुआ उस साइक्लिस्ट पर जब इस जो कनेक्टिंग रॉड है पेडल की वो कितनी है, r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना दे रखा है रॉड का 2 सेकेंड, और जो मीन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसके फुट द्वारा वो है 15 न्यूटन का। तो हम लोग जानते हैं जो वेलोसिटी होती है वो होती है और आर ओमेगा, जहां पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और ये वी है लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2π/t, यानी कि जो इसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है वो 2 सेकंड दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 2π/t रखा, जिससे कि जो v है वो π/4 मीटर पर सेकंड निकल कर आ गई। r की जगह पर 1/4 रख दिया, 25 सेंटीमीटर है ना, यानी कि 1/4 मीटर्स, ठीक है। 25 सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स हो जाएगा, यानी कि 1/4 मीटर्स। अब यहां से
जो पावर है वो हो जाएगा P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि 15 इंटू 9.8 इंटू पाई बाई 4, जो कि बन जाएगा 115.6 वॉट्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 14, पावर सप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विद टाइम एज P इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 वॉट्स। ये जो लिखा हुआ है इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसे लिखा हुआ है, 2 वॉट नीचे डिवाइड पर नहीं, एक्चुअली ये है कि P इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 वॉट, ऐसे लिखा हुआ है। जहां पर जो t है वो किस पे है, सेकंड्स पर है। तो इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज v इक्वल टू 0, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स विल बी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं जिसका कि मास 2 kg है, और उस पे जो पावर है टाइम के साथ वो इस तरीके से कुछ रिलेटेड है। t हमारा सेकंड्स पर है, तो लेट अस सपोज जो वेलोसिटी थी पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पर, यानी कि समय की शुरुआत जो हम जहां से इसको ऑब्जर्व करना चालू किया वो v इक्वल टू 0 थी, वहां पर वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकंड पर, वो हमें बतानी है। ऑप्शन है हमारे ए 1 मीटर पर सेकंड, बी 4 मीटर पर सेकंड, सी 2 मीटर पर सेकंड, और डी है 2√2 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर जो हम क्वेश्चन है वो ये है कि एक मास में हमने कंटिन्यूअसली एक पावर दे रखी है जिसका कि टाइम के साथ रिलेशन कुछ ऐसा है। अब हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी कोई पार्टिकल गेन करता है वो उस पे किए गए वर्क के द्वारा होता है। तो हम यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि जो पावर होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। सिंपल जो हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, बचपन यानी कि 9th में जो फॉर्मूला पढ़ा है वो W/T पढ़ा है, वहां से हम लोग इसको देख सकते हैं कुछ ऐसा कि जब हम लोग यहाँ देखेंगे इसको डिफरेंशियल कैलकुलस के टर्म्स पर, तो ये आ जाएगा dW/dt। अब यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू dt। वही चीज यहाँ पर इस्तेमाल करी गई है कि जो वर्क डन होगा वो pdt के बराबर होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि kF माइनस ki इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू dt, ये हो जाएगा kF हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0 to 2। p जो है वो हो गया 3/2 t स्क्वायर और dt हो गया dt यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाइड। अब यहां से देखिए कि ये हो गया 1/2 और ये जो मास है वो दे रखा है 2 kg, तो ये 2 kg यहाँ पर पुट कर दिया, v स्क्वायर और ये 0 to 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, और यहाँ पर इनिशियल टाइम भी हमने 0 ही ले रखा है। तो अब ये देखिए 3/2 जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का जब dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा t³/3। तो यहाँ पर ये आ गया 3/2 ब्रैकेट में t³/3 और लिमिट रख दी 0 to 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ये बनेगा कि 3/2 और यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 0, यानी कि ये टर्म तो हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई पे 8/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 से ये 4 टाइम्स, यानी कि 4 निकल कर आ गया। यहां से अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। हमें वेलोसिटी निकालनी तो ये हाफ और यहाँ पर mv स्क्वायर यानी कि मास जो है 2 और ये वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कुछ चीज बची, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड निकलकर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि t इक्वल टू 2 सेकंड्स पर जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 15, a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power। देखिए एक कांस्टेंट पावर अप्लाई हो रही है कंटिन्यूअसली और यूनिडायरेक्शनली मूव कर रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन पर वो मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो which of the diagram as shown in figure correctly shows the displacement time graph for its motion। तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को, उस मोशन के लिए जहां पर कंटिन्यूअसली एक पावर अप्लाई हो रही है जो कि एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे।
देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है कि डी और टी, इस पे जो इसकी एक तरीके से कह लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, यानी कि ऐसा ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। उसके बाद दूसरा है कि इससे वेलोसिटी बढ़ रही है। तीसरा है कि जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। और जो चौथा है वो क्या है कि पहले तो यहाँ पर ऐसा वेलोसिटी थी, उसके बाद ये घटती जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि एक कांस्टेंट पावर सप्लाई है, यानी कि कंटिन्यूअसली उस पर वर्क हो रहा होगा। अब कंटिन्यूअसली वर्क हो रहा होगा, जिसके कारण से जो पोटेंशियल सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी, और वो भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि कांस्टेंट पावर यूनिडायरेक्शनली अप्लाइड है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन पर ही फोर्स लगता जा रहा है कंटिन्यूअसली। कैसे? देखिए, कांस्टेंट पावर सप्लाई का मीनिंग ये है कि मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपने पैडलिंग करी। आप एक डायरेक्शन पर साइकिल को मूव करा रहे हो, पैडलिंग कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। तो पैडलिंग करने से क्या है, आप कंटिन्यूअसली उसका पावर वहां पर एज अ पावर सोर्स आप काम कर रहे हैं, और उससे एनर्जी आप कंटिन्यूअसली उसको दे रहे हैं, जिसके कारण से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर कोई वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जैसा कोई चीज नहीं है, तो जो भी आप एनर्जी उसको सप्लाई करेंगे, उसके कारण से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि जो ऑप्शन हमारा बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कि यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग टाइम के साथ देखेंगे कि एक कांस्टेंट पावर एनर्जी सप्लाई कर रही है, जिसके कारण से वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी डी टी, एक कांस्टेंट पावर है। तो समय के साथ हम लोग अगर इसको देखें, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहां से फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वगैरह के रिलेशन निकाल कर देखेंगे, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2 निकल कर आ जाएगा। यानी कि एक तरीके से हम लोग देखें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है वो इस तरीके से बढ़ता रहेगा। यानी कि जो आंसर बी है वो करेक्ट हो गया, कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। यहां पर हमें दिया हुआ है टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। दो आइडेंटिकल बॉल बियरिंग्स हैं, वो आपस में से कांटेक्ट में हैं और एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखी हुई हैं। आर हिट हेड ऑन बाय अनदर बॉल बियरिंग ऑफ द सेम मास मूविंग इनिशियली विद द स्पीड v एस सोन इन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये और ये तीनों आइडेंटिकल है, यानी कि तीनों का जो मास है, शेप एंड साइज सब बराबर है। ओके, अब क्या हुआ कि जो इस तरीके से ये दो रखी हुई है, यानी कि जैसे दो बॉल बियरिंग यहाँ पर रखी हूं इस जगह पर, और तीसरी आके इनसे टकराएगी। तो जब तीसरी आएगी तो वो सिचुएशन क्या होगी वो हमें बताना है। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन। तो ए ऑप्शन हमारा ये है, बी ये है, सी ये है, और डी ये वाला है। यानी कि हमें बताना है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कोलिजन के बाद वो कैसा होगा, किस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें। तो इस तरीके की सिचुएशन पर आप लोग ने एक ऐसा टॉय भी देखा होगा कि जिसपे बॉल्स हैंग्ड होती हैं, और अगर एक बॉल को ऐसे उठाकर छोड़ा जाता है तो वो बॉल आकर टकराती है और इधर से एक बॉल ऐसे निकल जाती है। तो वो पूरा का पूरा मोमेंटम कंजर्वेशन पर हमारा वर्क कर रहा है। इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का है बराबर फाइनल मोमेंटम जो सिस्टम का होगा वो होना चाहिए। तो इस सिस्टम का जब अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम देखें तो क्या होगा कि ये मूव कर रहा है और ये दोनों कैसी हैं, रुकी हैं। यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो mv है, तो इसके टकराने के बाद भी mv ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वही चीज है कि यहां पर बी वाली सिचुएशन पर अगर हम लोग देखें तो इसका मोमेंटम तो 0 हो गया, जबकि इसका mv हो जाएगा। तो यहां पर भी mv है टोटल, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 है। ये लिखा है ना, बॉल बियरिंग विद ईच अदर रेस्टिंग, रेस्ट कर रहे हैं ये दोनों, यानी कि इनकी वेलोसिटी 0 है। तो mv मोमेंटम आया, टकराया, और mv इधर से निकल जाएगा, ये mv, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, पहले वाला जो मूव कर रहा था वो रुक जाएगा और जो तीसरा वाला बॉल है वो आगे निकल जाएगा इसी वेलोसिटी v से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ वेलोसिटी v meter per second at an angle theta with the horizontal direction. At the highest point in its path, it explodes into two pieces of equal masses. One of the piece retraces its path on the cannon. The speed in meter per second of the other piece immediately after the explosion is. तो देखिए इस तरह की सिचुएशन तब ऐसे होती है कि यहां से हमने कोई एक कैनन थी यानी कि तोप थी, उससे एक जो गोला बारूद जिसे कहते हैं उसको ऐसे फायर किया। अब वो आधी दूर तक गया, अपनी ट्रेजेक्ट्री जो थी उसकी, उस पे किसी एक पॉइंट पर क्या हुआ, ऐसे फूट गया। तो जब वो एक्सप्लोड हुआ है तो हुआ क्या, इस चीज को समझिए, तो अब बाकी जो चीजें होंगी उसको अप्लाई करने में आसानी होगी। जब वहां पर एक्सप्लोजन हुआ है तो एक्सप्लोजन हुआ है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, ऐसे बस्ट हुआ। और इंटरनल फोर्सेस हमारे हमेशा ही वहां उस बॉडी के अंदर पेयर में एक्ट होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो ये कहता है कि अगर कोई एक सिस्टम है और उसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो तो उसका जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा उस सिस्टम का, हाँ या ना। तो यहां पर क्या है कि एक्सप्लोजन हुआ है और इंटरनल फोर्सेस की वजह से वहां पर एक्सप्लोजन हुआ है, ऐसे एक्सप्लोजन हुआ है। तो वो हमेशा पेयर में होंगे और ऐसे होंगे कि उस पे हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तो यहां पर जो वो जो पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स पे वो टूटा, उसका सेंटर ऑफ मास उसी पाथ को फॉलो करता रहेगा, उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता रहेगा जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दूंगा। इसके जो ऑप्शन है वो है ए 3v cos थीटा, बी 2v cos थीटा, सी v cos थीटा और डी है √3/2v cos थीटा। इस पे हमें स्पीड बताना है जो दूसरा पीस होगा उसका एक्सप्लोजन के जस्ट बाद। इस पे ये दो पीस पे इस तरीके से ब्रेक हो गया है। एक जो पीस है वो वापस जहां पर कैनन थी वहां पर पहुंच गया, यानी कि अगर यहाँ पर कैनन थी, ये एक्सप्लोड इस जगह पर कहीं पे हुआ है तो ये फूट कर यहाँ पहुंच गया है, और दूसरा जो पार्टिकल है वो यहाँ कहीं पहुंचा होगा और इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू करा होगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर कुछ बचा नहीं एक्चुअली में, बट इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग करें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि इस पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ से कुछ अगर v वेलोसिटी के साथ ये गया और यहाँ कहीं जाकर ये एक्सप्लोड हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि एक की जो स्पीड है वो कुछ दे रखी है, तो कितनी दे रखी है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो mv दे रखी है, और इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी होगी वो v cos थीटा होगी। तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो v cos थीटा के बराबर होगी। तो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 2mv cos थीटा। क्यों, हम इसको मान लीजिए कि जो यहाँ पर पार्टिकल ब्रेक हुए उन दोनों का मास इक्वल है, और हर एक पार्टिकल का मास कितना है जो ब्रेक हुआ दो पार्टिकल पार्ट में, तो एक पार्टिकल का मास अगर m है तो टोटल, क्योंकि वो वहां पर दो होंगे एक बनने के लिए, वो हो जाएगा 2m। यानी कि अगर एक पीस था और उसके दो टुकड़े हुए, एक टुकड़े का मास अगर m है और दूसरे का भी मास m है तो टोटल का 2m ही होगा ना। तो वही है कि जब ये ब्रेक नहीं हुआ था तो मास था 2m और इस पे वेलोसिटी थी v cos थीटा। अब ये क्या हुआ कि ये दो पार्ट्स पर ब्रेक हो गया, एक का मास है हमारा क्या कहते हैं m स्मॉल m, और दूसरे का मास है वो भी स्मॉल m है। एक की वेलोसिटी जो है वो हो गई माइनस v cos थीटा, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट इस तरीके से, और दूसरे का ही हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी कितना होगा। तो हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए कि 2m v cos थीटा इस पॉइंट पर इज इक्वल टू m ब्रैकेट में माइनस v cos थीटा प्लस m v प्राइम।
तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2mv cos थीटा, और ये जो माइनस mv cos थीटा ये आ जाएगा इधर प्लस में, तो ये बन जाएगा 3v cos थीटा, यानी कि v प्राइम जो हो जाएगा वो 3v cos थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो m है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ v के टर्म्स पे v प्राइम निकल कर आ जाएगा v cos 3mv cos, सॉरी 3v cos थीटा, v प्राइम इज इक्वल टू 3v cos थीटा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, और आज की हमारी आखिरी प्रॉब्लम है। इसमें दे रखा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी u makes an elastic collision. Elastic collision है one dimensional collision with a stationary particle of mass m. They are in contact for a very short interval of time, capital T. तो जो ग्राफ दे रखा है वो हमें कुछ ऐसा दे रखा है फोर्स और टाइम के बीच का। तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to f नॉट इन t/2 एंड देन डिक्रीजेस लीनियरली टू 0 इन फर्दर टाइम इंटरवल t/2, यानी कि जब दो पार्टिकल ऐसे टकराए तो जो फोर्स का इंटरेक्शन था आधे समय के लिए क्या हुआ कि पहले तो फोर्स बढ़ा, उसके बाद फिर घट गया। तो हमें बताना है एफ नॉट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ऑप्शन है हमारा ए mu बाई कैपिटल टी, बी mu बाई कैपिटल टी, सी mu बाई 2t, और डी है नन ऑफ दीज। मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर सिंपल से ये हो जाएगा कि अगर हम लोग फोर्स इनटू टाइम इसको देखें तो यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो फोर्स है पहले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, फोर्स पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू एफ नॉट रीच करी, उसके बाद घट गया। तो t/2 समय पे बढ़ा और t/2 समय में घटा। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसको कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो इंपल्स के बराबर होगा। तो द कोलिजन विल कॉज एन एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू mu, जो कि बराबर होगा इंपल्स के, जो कि यहां से हम लोग फोर्स टाइम ग्राफ से एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं। ये फोर्स है और मतलब इस एक्सिस पे फोर्स है और इधर टाइम है, तो इंपल्स हम लोग फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा इस कर्व के नीचे वो इसके और जो ये टाइम एक्सिस है उसके बीच के हम जो एरिया है उससे निकाल सकते हैं इंपल्स कितना होगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मैक्सिमम ऑफ एफ नॉट इंटू यहां से यहां तक का जो समय है, तो हाफ इंटू एफ नॉट इंटू कैपिटल टी, जिससे कि बराबर हो जाएगा mu के, यानी कि एफ नॉट इज इक्वल टू 2mu डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ये एफ नॉट की वैल्यू निकलकर आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ने आज और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।